साथियों आज की क्लास में जो केमिस्ट्री चैप्टर 2 है बिलियन, उसका वन शॉट करने वाले हैं एकदम अच्छी तरीक़े से सभी पॉइंट को समझकर। ठीक है साथियों, आप यदि चैप्टर को नहीं भी पढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं लेना है साथियों, आपको पूरी अच्छी तरह से यह चैप्टर आपको समझ में आएगा। देखिए, क्योंकि चैप्टर का नाम है साथियों विलियन, तो विलियन क्या होता है हमें वह जानना जरूरी है। ठीक है साथियों, तो देखिए विलियन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है साथियों वो क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण कहने का अर्थ है साथियों निश्चित अनुपात में क्या साथियों मिलाना। ठीक है, कोई भी पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाना वह क्या कहलाता है, हमारा विलियन कहलाता है। ठीक है, वह हमारा क्या कहलाता है साथियों, विलियन कहलाता है। देखिए विलियन में दो घटक होते हैं। ठीक है, विलियन में कितने घटक होते हैं, तो विलियन में दो घटक होते हैं, जिन घटकों को क्या कहते हैं साथियों, एगो कहते हैं विलय, एगो कहते हैं क्या साथियों विलय, एगो कहते हैं साथियों विलायक। ठीक है, एगो कहते हैं विलय, एगो कहते हैं विलायक। विलय क्या कहलाते हैं, तो जिसकी मात्रा साथियों विलियन में कम होती है वह कहलाता है हमारा विलय, और जिसकी मात्रा विलियन में अधिक होती है वह कहलाता है साथियों क्या कहलाता है, वह विलायक कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मान के चलिए साथियों कि यह एक क्या है, विलियन है। मान चलिए हमें यहाँ पे एक विलियन बनाते हैं, इस विलियन में साथियों 1 kg साथियों 1 kg चीनी है। ठीक है, 1 kg चीनी है और 2 kg क्या साथियों जल है, 2 kg क्या है, जल है। तो आप बताइए इसमें कौन विलय है कौन विलायक है, तो कहिएगा कि देखिए चीनी हमारा क्या है साथियों कम है, चीनी क्या है 1 ही kg है, तो यानी हम यह क्या होगा, हमारा विलय हो गया। ठीक है, यह हमारा विलय हो, चूँकि जल साथियों हमारा 2 kg यानी ज़्यादा है, यानी यह क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, विलायक हो गए, समझिए कौन विलय कहलाता है कौन विलायक कहलाता है। ठीक है, ये दो घटक होते हैं विलियन में। ठीक है, ये कितने घटक होते हैं आपके एग्जाम में पूछा गया, तो विलियन में कितने घटक होते हैं, तो दो घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक साथियों पॉइंट याद रखिए, जो विलियन में जो मौजूद कणों घटक जो आकार होता है, मतलब यहाँ पर लिखे घटकों का आकार जो होता है, घटकों का आकार कितना होता है, तो आप याद रखिएगा घटकों का आकार 10⁻⁹ मीटर तक होता है। ठीक है साथियों, जो विलियन में जो कण होते हैं मतलब उनके जो घटक के कण होते हैं उनका जो आकार होता है 10⁻⁹ मीटर का होता है। ठीक है साथियों, ये आपको क्या बातें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर नोट में लिखा गया है साथियों कि विलियन को ठोस विलियन, द्रव विलियन एवं गैस विलियन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ठोस विलियन के ठोस से, द्रव विलियन को द्रव से, गैस विलियन को गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए कहने का मतलब है साथियों, तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए ठोस विलियन है, तो ठोस विलियन क तरह के बन सकते हैं, द्रव विलियन क तरह के बन सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्या, देखिए दिया गया है साथियों गैसीय विलियन मतलब गैस वाला विलियन, द्रवीय विलियन द्रव्य वाला विलियन, और ठोस विलियन मतलब ठोस वाला विलियन। ठीक है, इसमें विलायक पदार्थ और विलायक पदार्थ साथियों दिया गया है इस तरह से। ठीक है, यही हम कहना चाहते हैं कि गैसीय विलियन क्या होता है, ठोस विलियन क्या होता है, द्रव विलियन क्या होता है। ठीक है, अब समझ गए। अब देखिए साथियों आगे हम बात करते हैं, आगे साथियों क्या बात आती है, हमारी बात आती है साथियों विलयन की सांद्रता की। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है उस पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके जहाँ से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता में सबसे पहले साथियों मोल अंश। ठीक है, मोल अंश क्या कहलाता है, तो देखिए हमने अभी आपको बताया साथियों विलयन में दो घटक होते हैं। ठीक है, विलयन में दो घटक होते हैं, पहला क्या होता है साथियों विलय होता है, और दूसरा का क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, ये बिल्कुल होता है हमारा। मान चलिए साथियों यहाँ पर साथियों विलय का हम मोल लेते हैं, विलय का मोल लेते हैं, विलय का मोल। ठीक है, विलय का मोल ले ली, और विलयन का मोल निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो विलयन का मोल निकालने के लिए साथियों, तो विलयन का मोल निकालने के विलय का मोल और विलायक का मोल दोनों का हम क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे विलय का मोल प्लस में क्या साथियों, प्लस में विलायक का मोल। ठीक है, इस तरह साथियों हम विलयन का मोल निकालिए। ठीक है, इस तरह हम विलयन का मोल निकालें, यही जो साथियों क्या कहलाता है, यही साथियों कहलाता है हमारा क्या, यही कहलाता है हमारा मोल अंश कहलाता है। ठीक है, मोल अंश कहलाता है। देखिए यहाँ पर स्थिति और एक बन सकती है, मान के चलिए ऊपर आप विलय का मोल नहीं ले चाहते, ऊपर आप विलायक का मोल भी ले सकते, विलायक का मोल भी ले सकते। ठीक है, इसी को कहा जाता है साथियों क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए कि विलयन के एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन के एक घटक जैसे आप विलय लिख सकते हैं साथियों या विलायक लिख सकते हैं। ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, सभी घटक कितने घटक, तो दो घटक, एक विलय और दूसरे का क्या विलायक, और दोनों को घटकों का यदि जोड़ देंगे जिस प्रकार हमने आपको जोड़ के दिखाया नीचे बट्टा में, उस तरह यह बात कहा जाए। ठीक है,
के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। ठीक है, और इसको साथियों इसका जो सूत्र होता है मोल अंश इक्वल, हम देखिए दो गो सूत्र लिख सकते हैं। पहला सूत्र साथियों हम एक्स ए लिखते हैं। एक्स ए मतलब साथियों हम क्या दर्शा रहे हैं, ए मतलब दर्शा रहे हैं विलय। ठीक है साथियों, ए मतलब क्या दर्शा रहे हैं, विलय, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी एक्स ए इक्वल एन ए बटे में एन ए प्लस में एन बी। ठीक है, पहला सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला सूत्र ये देखिए एन ए है। एन ए मतलब क्या है, एन ए मतलब साथियों है विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, एन ए मतलब क्या है, विलय की मोलों की संख्या। एन ए मतलब क्या है, विलय की मोलों की संख्या। एन बी मतलब क्या है, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा का यदि विलय के लिए लिखे तो विलय के लिए आप खुद विलय देखिए, यहाँ पर एक्स ए है तो यहाँ पर एन ए होगा। यदि यहाँ पर एक्स बी है तो यहाँ पर क्या हो जाए, एन बी हो जाए। ठीक है साथियों, अब बटे में जेम कहते हो, यानी एन ए प्लस में क्या हो जाएगा, एन बी। यह साथियों हमारा क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। ठीक है, मोल अंश कहलाता है। यहाँ पर यदि हम आपको दर्शाना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे एन ए इक्वल क्या है, तो विलय की मोल, विलय का मोल यहाँ पर लिख दीजिए, विलय का मोल लिख सकते हैं साथियों। और एन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं साथियों, विलायक का मोल, विलायक का मोल। ठीक है साथियों, देखिए वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और वीडियो को अपने साथियों में सभी से शेयर कीजिए। ठीक है, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। अब देखिए साथियों अगला जो हमारा है क्या है, मोलल लता। मोलल लता क्या होता है, ठीक है, मोलल लता क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर क्या साथियों एगो का है विलायक है। ठीक है साथियों, विलायक है, ये क्या मानना है साथियों, विलायक। यह विलायक कितने का है साथियों, यह 1 kg के क्या साथियों विलायक है। ये 1 kg के विलायक में 1 kg के विलायक में विलय का मोल जितना घुलेगा, विलय का मोल की जो संख्या होगी साथियों, विलय की मोल की जो संख्या होगी वही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है साथियों, कि मोलल लता कहलाता है, मोलल लता कहलाता है। समझ गए, मान के चलिए कोई भी 1 kg का विलायक है, उस विलायक में मोलों की कितनी संख्या घुल सकती है, विलय के मोलों की संख्या, वही क्या कहलाता है साथियों, मोलल लता कहा जाता है। इसको साथियों क्या लिखते हैं, एम द्वारा लिखते हैं। इसका जो सूत्र होता है आपको जानते होंगे कि डब्ल्यू ए बटे में क्या होता है, एम ए, और गुणे होता है 1000 बटे में साथियों क्या होता है, डब्ल्यू बी होता है। ठीक है, क्या होता है ये सभी हमको बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है साथियों, मोलल लता की परिभाषा में क्या लिखा है, किसी विलियन में 1 kg में उपस्थित, देखिए यहाँ पर विलियन में विलायक होगा। ठीक है साथियों, विलायक होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर विलायक होगा। किसी विलायक में 1 kg में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या मोलल लता कहा जाए। देखिए ग्राम अणुओं की संख्या से आपको डरने की बात नहीं है, विलय ग्राम अणुओं की संख्या कहने का अर्थ है साथियों, ग्राम अणुओं की संख्या कहने का अर्थ क्या है, वही है। ठीक है, वही मोल लेते क्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या ही है। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ से हम इसको सूत्र लिखेंगे, एम बराबर डब्ल्यू ए गुणे में 1000 बटे में एम ए गुणे में क्या साथियों, डब्ल्यू बी इन क्या साथियों, ये ग्राम है। ठीक है, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में इसलिए लिखे हैं, ग्राम में लिखेंगे तो 1000 ले गुणा होगा, यदि केजी में लिखेंगे साथियों 1000 ले गुणा नहीं होगा। ठीक है, और डब्ल्यू ए बटे में एम ए साथियों क्या है, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोल है। ठीक है, विलय का क्या है साथियों, मोल है। यहाँ से साथियों हम यदि बात करें मात्रक का इसका, तो देखिए मात्रक का यदि बात करें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए डब्ल्यू ए बटे में ये क्या साथियों, मोल है। ठीक है, यह क्या है साथियों, मोल है। देखिए अब क्या बाटा है तो प्रति हो जाएगा, और देखिए नीचे क्या साथियों बचा है, ये डब्ल्यू बी साथियों क्या है, इन ग्राम, तो इसको केजी में लिख सकते हैं या ग्राम में आप लिखिएगा तो केजी में हम लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसका मात्रक क्या है, मोल प्रति केजी हो गया, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट इससे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है साथियों कि कौन सी सांद्रता है जो ताप से स्वतंत्र होती है, तो आपको बताना है साथियों, मोलल लता। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए साथियों, यह ताप से स्वतंत्र होती है, यह ताप से स्वतंत्र होती है, यह ताप से स्वतंत्र होती है, मतलब यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो सांद्रता आता है साथियों, मोल रता क्या होता है, मोल रता क्या होता है उससे समझने की बारी है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए साथियों यह क्या है, 1 विलियन है, क्या है यह साथियों, 1 विलियन है। अंतर देखिएगा साथियों, विलियन है, इस विलियन क्या साथियों 1 लीटर का विलियन है। 1 लीटर लीजिए चाहे 1000 मिलीलीटर ले लीजिए। ठीक है, 1 लीटर ले लीजिए या 1000 मिलीलीटर ले लीजिए, बात तो बराबर है। ठीक है, इसमें साथियों विलय का मोल कितना घुल सकता है, विलय की मोल की संख्या कितना घुल सकता है, वही जो कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है,
मोल रहता कहलाता है, मोल रहता कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है साथियों, मोल रहता कहलाता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं साथियों कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोल रहता कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, विलय की ग्राम अणुओं की संख्या का मतलब है साथियों विलय की मोलों की संख्या। इसका क्या मतलब है, ग्राम अणुओं की संख्या मतलब क्या है, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है साथियों, इसका जो सूत्र होता है m बराबर क्या सूत्र होता है, WA गुणे में 1000 गुणे में 1000 बटे में MA गुणे V हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आयतन की बात है, विलियन की आयतन। ठीक है, इनके साथ यदि हम मिलीलीटर में लिखते हैं तो 1000 ले गुणा हो गया, यदि हम लीटर में लिखते हैं तो 1000 ले गुणा नहीं होगा। ठीक है, समझिए। इसके यदि मात्रक की बात करते हैं, देखिए ये तो WA बटे में MA क्या हो जाएगा साथियों, इसका मोल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मोल का जो सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यानी विलय जो हमारा विलय का द्रव्यमान है बटे विलय का साथियों क्या है, ये क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है साथियों, अभी हमको लिखवा देते हैं। ठीक है, और देखिए यह क्या है साथियों, V है, V आयतन है। ठीक है साथियों, V क्या है, आयतन में है। तो आयतन में है तो साथियों आयतन किस में है, तो इसमें आप मिलीलीटर में लिख सकते चाहे लीटर में, तो हम लीटर में लिख दे रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, आप सभी नोट में क्या लिख लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा, कि WA क्या है, तो WA साथियों विलय का द्रव्यमान, विलय का दिया गया द्रव्यमान चाहे विलय का द्रव्यमान लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए WB क्या है साथियों, तो देखिए WB इसमें लिखे हैं, तो WB साथियों विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे WB। अब देखिए इसमें MA लिखे हैं और उसमें भी MA लिखे, MA मतलब क्या है साथियों, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है साथियों, और V मतलब क्या है साथियों, विलियन का आयतन। V मतलब क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, V मतलब है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ठीक है साथियों, आयतन है। अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आता है क्या, हेनरी नियम। ठीक है, हेनरी का नियम आता है। क्या हेनरी नियम क्या है उसे समझते हैं साथियों। किसी गैस की द्रव में विलयता हेनरी नियम द्वारा ज्ञात निर्धारित किया जाता है, चाहे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है साथियों, विलयता। ठीक है, विलयता को पहले समझते हैं, आखिर विलयता क्या होता है। तो देखिए विलयता क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर साथियों क्या एक विलायक है, क्या यह विलायक है। विलायक में हम जानते हैं क्या घुलता है साथियों, विलय घुलता है, विलय घुलता है, कहीं बिल्कुल घुलता है। तो ये साथियों इस विलायक में यह विलय कितनी की घुला सकता है, ये मतलब इस विलायक में विलय घुलाने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है साथियों, जो क्षमता है वही कहलाती है हमारा विलयता कहलाती है। ठीक है, मान के चलिए क्या साथियों, एक एग्जाम्पल देते हैं कि 1 kg का एक जल है। ठीक है, 1 kg जल है चाहे 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल में आप कितना चीनी को घुला सकते हैं, चीनी को घुला सकते हैं, वही क्या कहलाएगी साथियों, जल की विलयता कहलाएगी। ठीक है, वही जल की क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। समझ गए विलयता क्या होती है, इस तरह से आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला नेट पॉइंट क्या है साथियों, गैस की द्रव में विलयता। अब देखिए गैस को किस में मिलाना है, द्रव में मिलाना है, गैस को किस में मिलाना है, द्रव में मिलाता है। यानी यहाँ पर साथियों जो हमारा विलायक काम करेगा, विलायक कैसा होगा, जो विलायक होगा वो कैसा होगा साथियों, विलायक होगा तो देखिए द्रव होगा। ठीक है, विलायक कैसा होगा तो द्रव होगा। इसमें क्या मिलाना है तो गैस, यही साथियों गैस संबंधित यही क्या है, हेनरी नियम है, गैस मिलाना है। ठीक है, यदि गैस मिलाएंगे तो गैस साथियों इस पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, उस दाब को साथियों नाम दिया जाता है आंशिक दाब। और जो लगने वाला आंशिक दाब होगा साथियों, ये आंशिक दाब जो समानुपाती होगा विलयता का। ठीक है, विलयता के समानुपाती होगा, और इसी विलयता के साथियों नाम दिया जाता है क्या, मोल अंश। ठीक है साथियों, मोल अंश नाम दिया जाता है। ठीक है, इस विलयता को मान लेते हैं क्या, यह मोल अंश है। यानी देखिए आंशिक दाब को मान लेते हैं P, और यहाँ पर मोल अंश को साथियों x, यानी P बराबर यदि हम समानुपाती चिन्ह रहेगा तो KH आ जाएगा, और यहाँ पर x, यही साथियों हेनरी नियम द्वारा सूत्र प्राप्त होता है। और यहाँ पर पूछे KH क्या है, तो हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है साथियों, समझ गए किस तरह से यह सूत्र आता है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं साथियों कि आप शुरू से एक बार समझते हैं। ठीक है, कि हेनरी नियम क्या है, तो किसी गैस की द्रव में विलयता हेनरी नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब किसी भी द्रव में गैस को कितना मिला सकते हैं या किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको बताना होगा हेनरी नियम द्वारा। ठीक है, जिसके अनुसार मतलब हेनरी नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर, मतलब साथियों ये जो प्रक्रिया हुई गैस की द्रव में विलयता, यह निश्चित ताप पर होगी। ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलयता
गैस के आंशिक दाब की क्या होती है समानुपाती, मतलब देखिए गैस को जब मिलाइएगा द्रव में तो क्या साथियों गैस दाब लगाएगा, वही दाब जो आंशिक दाब होगा समानुपाती होगा। ठीक है साथियों, विलायक आएगा। जो हमने यहाँ से सूत्र प्राप्त किया साथियों, पी बराबर जो सूत्र प्राप्त किया के एच एक्स प्राप्त किया। ठीक है साथियों, यह सूत्र प्राप्त किया, आपको याद ख्याल रखना है। ठीक है, इस सूत्र को, ठीक है, समझ गए। हेनरी नियम क्या होता है। अब देखिए अगला पॉइंट साथियों, अगला है साथियों कि नोट में है साथियों, किसी विलायक में अवाष्पशील, ठीक है, माने किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने से विलायक के वाष्प में कमी आती है, कमी होती है चाहे आती है, तथा विलायक के वाष्प दाब में ये कमी राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित करते हैं। ठीक है, कहिएगा नहीं समझ में आए तो देखिए यहाँ पर नया वर्ड क्या है साथियों, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय और वाष्प दाब। ठीक है, अवाष्पशील विलय और वाष्प दाब नया वर्ड आया है, इसको समझते हैं पहले। तो देखिए विलय दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, पहला एगो वाष्पशील एगो अवाष्पशील। ठीक है, वाष्पशील होता है एगो अवाष्पशील होता है, एगो अवाष्पशील होता है। ठीक है, ये दो तरह के क्या होते हैं साथियों, विलय होते हैं। मान चलिए कितने तरह के, दो तरह के। तो देखिए विलय, वाष्पशील विलय क्या होता है, मतलब जो साथियों विलय, जो विलय साथियों क्या हो जाएगा, हमारा वाष्प के रूप में बन जाएगा। वाष्प के रूप में कहने करते हैं साथियों कि वाष्प के रूप में कहने करते हैं, मान चलिए आप पानी को गर्म करें तो पानी गर्म होकर साथियों भाप बनता है, तो वही भाप क्या कहलाता है साथियों, वाष्प कहलाता है। तो जो भाप के रूप में बन जाएगा वह वाष्पशील कहलाएगा। ठीक है, और जो भाप के रूप में नहीं बनेगा वह अवाष्पशील कहलाएगा। ठीक है, वही कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, वही कहा जा रहा है कि किसी विलायक में, मान चलिए कोई भी विलायक है, ठीक है, यह विलायक है साथियों, इस विलायक में हम अवाष्पशील विलायक को मिला दें। ठीक है, मिलाने से साथियों इसका जो होगा क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, आपको ये वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब क्या है, तो देखिए वाष्प दाब क्या है साथियों कि वाष्प दाब क्या होता है, मान के चलिए कोई भी साथियों ये क्या है, एक विलयन है। ठीक है, यह जो विलयन के कण है साथियों द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में, और इसको ताप दिया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। मतलब यहाँ पर लिखेगा गर्म करने पर, गर्म करने पर साथियों ये क्या बन जाता है, गैस में बन जाता है। और ये गैस के जो अणु है मतलब वाष्प में बन जाते हैं। वाष्प में बनने के बाद साथियों, वाष्प मतलब यह क्या लगाते हैं, वाष्प दाब लगाते हैं। और जो वाष्प पर दाब लगाते हैं यही क्या कहलाता है साथियों, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। समझ गए। अब देखिए जो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी साथियों, कमी आ जाएगी। ठीक है, वाष्प दाब में मतलब कोई भी विलायक में यदि हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके विलायक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, विलायक में कमी आ जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलायक को घोलने से विलायक के वाष्प में कमी आती है, तथा विलायक के वाष्प में ये कमी राउल्ट नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए राउल्ट नियम क्या होता है उसे समझते हैं। तो विलयन में किसी विलायक के वाष्प में अपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब क्या होता है साथियों, कमी। अवनमन मतलब क्या होता है साथियों, कमी। अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश के बराबर होती है। ठीक है, विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश की क्या होती है, बराबर होती है। एक और लिखा गया है साथियों परिभाषा, उससे भी ध्यान दीजिए। ये लिखिएगा परिभाषा, चाहे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अवाष्पशील द्रवों के विलयन में, अवाष्पशील द्रवों के वाष्पशील लिखा है। ठीक है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है साथियों, समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए साथियों ध्यान दीजिए, एक बार और आपको पढ़ के सुनाते हैं कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होते। प्रत्येक अवयव कहने का अर्थ है साथियों, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक है, उसका जो आंशिक दाब है साथियों, उसका जो आंशिक दाब है वो मोल अंश के क्या होगा साथियों, समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखिए मान चलिए यहाँ से देखिए अब सूत्र को प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, मान के चलिए साथियों P1 है, P1 मतलब पहले का आंशिक दाब जो है साथियों वो समानुपाती x1, x1 मतलब क्या है साथियों, हमारा पहला क्या मोल अंश। ठीक है, पहले का मोल अंश। तो देखिए यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा साथियों, यहाँ पर आ जाएगा P1 नोट। P1 नोट मतलब क्या है साथियों, P1 नोट के कहने का अर्थ है साथियों शुद्ध घटक। ठीक है साथियों, शुद्ध पहले का घटक विलय मान लीजिए चाहे विलायक मान लीजिए। ठीक है साथियों, इसी प्रकार यदि P2 समानुपाती x2 है तो P2 यहाँ पर हो जाए बराबर में, यहाँ पर भी साथियों P2 नोट आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम P कुल निकालते हैं मतलब कुल आंशिक दाब निकालते हैं साथियों तो P1 नोट x1 प्लस में P2 नोट x2 आ जाएगा। ठीक है, यही साथियों राउल्ट नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, राउल्ट नियम का गणितीय रूप आपको याद रखना है, ठीक है साथियों, यह राउल्ट नियम का कैसा रूप है, गणितीय रूप है।
आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, समझ गए राउल्ट नियम क्या होता है। तो राउल्ट नियम में बस यही याद रखना है कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय में उपस्थित विलय के मोल अंश के क्या होते हैं साथियों, समानुपाती होते हैं। विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश के समानुपाती होते हैं, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या आता है आप समझिएगा, और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे टॉपिकों को। ठीक है साथियों, और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए साथियों। ठीक है, अब देखिए आदर्श विलयन क्या होता है। तो देखिए विलयन को दो तरह से हम बांट सकते हैं, पहला आदर्श विलयन, दूसरा का अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्या होता है, तो जो राउल्ट नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन में क्या ले सकते साथियों, तो जो सभी सांद्रताओं पर, जो सभी सांद्रता मतलब सांद्रता हमने जो अभी पढ़ा है आपको, सांद्रता 3 पढ़ा है, और भी सांद्रताएं होती है जो इम्पोर्टेंट होती है साथियों, हमने आपको बता दिया। ठीक है, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम पालन करता है साथियों, वह क्या कहलाता है हमारा आदर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन भी एक होता है जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, जो राउल्ट नियम का साथियों पालन नहीं करता है, पालन नहीं करेगा तो वह क्या कहलाएगा, तो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है साथियों, इस अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, एक हो साथियों धनात्मक विचलन, एक होता है साथियों ऋणात्मक विचलन। ठीक है, ठीक है, ऋणात्मक विचलन धनात्मक विचलन कब होगा, तो जब साथियों वाष्प दाब का मान इसका आ जाएगा साथियों अधिक आ जाएगा राउल्ट नियम से, अधिक आ जाएगा राउल्ट नियम के मान से वाष्प दाब जो ज्ञात किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हम वाष्प दाब के लिए क्या राउल्ट नियम का निर्धारण करते हैं, मतलब चुना जाता है, हमने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक के लिए जो वाष्प दाब का मान आ जाएगा साथियों वो छोटा आ जाएगा राउल्ट नियम से। ठीक है, राउल्ट नियम से अधिक कम आ गया तो क्या बोले ऋणात्मक विचलन हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो देखिए वे विलयन जो राउल्ट नियम का सभी सांद्रताओं का पर पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसका आयतन एवं एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि यदि इसलिए याद रखना है यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखे तो आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें विलायक तथा विलयन में तीनों घटक क्या समान, मतलब देखिए जो विलय का घटक होता है, जो विलायक का घटक होता है, जो इनसे विलय और विलयक से जो मिलकर बनता है विलयन, तीनों का घटक क्या होता है साथियों, सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको याद रखना है साथियों कि बेंजीन तथा टायोलिन, एन हेप्टेन तथा एन हेप्टेन, हेक्सेन लिखा है, सॉरी साथियों हेक्सेन लिखा है, क्लोरोफॉर्म बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन आपको याद रखना है। ठीक है, अनादर्श विलयन में क्या याद रखना है, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, नोट में क्या लिखा गया है साथियों, नोट में लिखा गया है कि इस प्रकार विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट नियम के द्वारा प्राप्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक आता है या कम होता है। ठीक है, तो वही हम एक बार और लिख दे रहे हैं यहाँ पर। मान के चलिए हमारा जो वाष्प दाब हो जाएगा, वाष्प दाब यदि हमारा अधिक आ गया राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से क्या आ गया साथियों, अधिक आ गया, राउल्ट नियम से अधिक आ गया तो उसको क्या कहें, तो धनात्मक विचलन, उसको क्या कहें साथियों, धनात्मक विचलन कहा जाएगा। ठीक है, विचलन कहा जाएगा। ठीक है, और देखिए और यदि वाष्प दाब का मान छोटा आ गया, वाष्प दाब का मान साथियों छोटा आ गया राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम के मान से क्या साथियों छोटा आ गया तो इसको क्या कहेंगे, तो ऋणात्मक विचलन कहेंगे। ठीक है साथियों, ऋणात्मक विचलन कहेंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, अब देखिए बातें, अब आता है साथियों अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है उस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए अणुसंख्यक जो गुणधर्म होता है साथियों वो किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर हम डालते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, तो जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब विलय के जो कण है साथियों कैसे है, न कि उनके रासायनिक गुण पर, कि विलय के रासायनिक गुण जैसे विलय के रासायनिक कणों का गुण ऐसा है वैसा है, इस पर निर्भर न करके डायरेक्ट इस पर निर्भर करता है कि विलय की कणों की संख्या कितनी ज़्यादा है कम है, इस पर निर्भर करता है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है साथियों, देखिए विलयन के गुण जो उनके विलय के रासायनिक गुण पहचान पर निर्भर न होकर विलय पदार्थों के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है साथियों, यदि आपके एग्जाम में पूछा गया अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहा जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या आते हैं, प्रकार आते हैं।
अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा गया है साथियों, अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्राशन दाब। ठीक है साथियों, क्या आ गया? प्राशन दाब। देखिए अवनमन मतलब समझिए क्या, अवनमन मतलब कमी, उन्नयन मतलब क्या होता है साथियों? उन्नयन मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में साथियों क्या कमी? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी। तो देखिए हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन, डायरेक्ट लिखते हैं वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन। ठीक है साथियों, वाष्प दाब का अवनमन, इसको आपको ध्यान से देखना है। मान के चलिए साथियों क्या है? विलयन है। ठीक है, इस विलयन में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं। अवाष्पशील, आपको बताना है अवाष्पशील विलय मिलाते हैं। तो हमने आपको बताया साथियों, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब बढ़ता है या कमता है? ठीक है, वाष्प दाब बढ़ता है या कमता है आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो क्या होता है? तो वाष्प दाब कहिएगा बढ़ता है। क्या कहिएगा साथियों? वाष्प दाब क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, वाष्प दाब क्या होता है साथियों? घटता है नो। क्या बताए थे? वाष्प दाब घटता है। तो उसी को साथियों जब वाष्प दाब घटता है तो उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन आप समझ गए क्या कहलाता है। अब देखिए अगला बात आता है साथियों क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साथियों। क्या होता है साथियों? WB गुणे MA बटे में साथियों क्या होता है? MB गुणे WA बराबर में होता है साथियों PA नोट माइनस में PA बटे में साथियों PA नोट होता है। ठीक है, ये जो सूत्र होता है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का होता है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर यह जो सभी तो हमने आपको बता ही दिया। MB मतलब समझ लीजिएगा विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है साथियों, MB मतलब क्या होता है साथियों? विलायक का आणविक द्रव्यमान होता है। अब देखिए PA नोट मतलब आपको नहीं समझ में आता है। देखिए PA नोट का मतलब होता है साथियों शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA नोट मतलब क्या होता है साथियों? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। और PA मतलब क्या होता है? वाष्प दाब होता है। ठीक है, ये जो सूत्र होता है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का साथियों सूत्र होता है। अब चलिए हम बात करते हैं किसके? क्वथनांक उन्नयन का। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है उस पर हम विचार करते हैं। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है ना, क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए उन्नयन मतलब हमने क्या बताया साथियों? बढ़ना। ठीक है, बढ़ना। मान के चलिए कोई भी साथियों वाष्पशील, कोई भी साथियों यहाँ पर विलयन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? विलयन है। इसमें हम क्या साथियों? अवाष्पशील विलय मिला दें, अवाष्पशील विलय मिला दिए। ठीक है, अवाष्पशील विलय मिला दिए। ठीक है, मान चलिए यहाँ पर अवाष्पशील विलय मिला दिए। ठीक है साथियों, तो देखिए मिलाने से क्या होगा? इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ साथियों इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्वथनांक की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए वाष्प दाब का बात किया जाए तो इसलिए वाष्प दाब घटेगा। और यहाँ पर साथियों क्वथनांक का बात किया जाए इसलिए साथियों यहाँ पर क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा साथियों? बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाता है तो उसी का कहा जाता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ठीक है साथियों, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्या? यदि किसी, आपको परिभाषा यदि लिखना हो तो लिखिएगा, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। इसे साथियों डेल्टा टीबी से सूचित किया जाता है। यह जो डेल्टा टीबी होता है साथियों समानुपाती होता है मोलर लता का। ठीक है, मोलर लता के समानुपाती होता है। यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ से साथियों एक नियतांक आ जाएगा साथियों KB। ठीक है साथियों, यहाँ पर नियतांक आ जाएगा KB। और ये जो साथियों KB है यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी KB हो जाएगा। यहाँ पर मोल लता का हमने सूत्र क्या बताया आपको बताइए? तो क्या बताया साथियों कि WA गुणे में 1000, WA गुणे में 1000 बटे में MA गुणे साथियों क्या बताया हमने? MA गुणे WB इन साथियों क्या हमें ग्राम में। ठीक है, हमें कितने में? ग्राम में। इतना हम साथियों क्या इसका सूत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं क्या? अब समझते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है साथियों? तो देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है यहाँ पर देखिए। तो देखिए साथियों हिमांक का अवनमन हमने बताया क्या? अवनमन मतलब साथियों क्या होता है? घटना। अवनमन मतलब क्या होता है? अवनमन मतलब होता है घटना। तो देखिए मतलब कोई भी चीज़ क्या होता है? कम रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साथियों क्या है? विलयन है। ठीक है, इस विलयन में साथियों अवाष्पशील पदार्थ मिलेगा, हर बार अवाष्पशील पदार्थ मिलेंगे। ठीक है,
अवाष्पशील पदार्थ मिलेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है आप खुद बताइए। इसका साथ हिमांक क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर देखिए हिमांक की बात की जाए इसलिए हिमांक लिखे। इसका हिमांक क्या हो जाएगा तो हिमांक हो जाएगा साथियों कमेगा, ठीक है। हिमांक क्या हो जाएगा साथियों कम जाएगा, ठीक है, मतलब हिमांक क्या हो जाएगा घट जाएगा। उसी को क्या कहा जाता है साथियों, उसी को कहा जाता है, हमें क्या कहा जाता है हिमांक का अवनमन कहा जाता है, ठीक है। इसको साथियों डेल्टा TF से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं तो कहिएगा डेल्टा TF से हम लोग सूचित करते हैं। यह भी जो समानुपाती होता है M के, यहाँ पर डेल्टा TF जो होगा साथियों समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर देखिए KB आया था, यहाँ पर आ जाएगा साथियों, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह तब हटिए ना, KF आ जाएगा साथियों, यहाँ पर क्या जाएगा KF। M जो सूत्र हमने लिखा था M का वही लिख देंगे, डेल्टा TF इक्वल क्या KF WA गुणे में WA साथियों गुणे में हम क्या लिख सकते हैं तो देखिए WA गुणे में हम 1000 बटे में MA गुणे में WB इन साथियों क्या ग्राम, ठीक है, समझ गए। अब देखिए प्राशन दाब क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है, प्राशन दाब समझते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर मान के चलिए क्या 1 बिलियन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम दो चीज़ बनाते हैं, ठीक है। इसी में साथियों ये क्या है, यह साथियों है अर्धपरागम्य झिल्ली। अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होती है आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। अर्धपरागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक है। अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होती है उसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरफ मान के चलिए क्या है साथियों विलियन है, इस तरफ क्या है साथियों विलियन है, ठीक है। इस तरफ क्या है साथियों विलायक है, इस तरफ क्या है देखिए यहाँ पर विलायक, इस तरफ क्या है साथियों विलायक है, इस तरफ क्या है विलियन है, ठीक है। अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है जिससे विलायक के अणु पार कर पाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धपरागम्य झिल्ली से पार कर पाते हैं तो विलायक के अणु क्या है साथियों पार कर पाते हैं। तो जो यहाँ पर साथियों विलायक के अणु है इस तरफ विलियन, ये सोचे क्या करेंगे, इस सोचेंगे हम इस तरफ भागें, इस तरफ क्या भागे, इस तरफ भागे। तो इस तरफ जब भागते हैं, जब इस तरफ जाते हैं तो इस क्रिया को साथियों परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं, परासरण। इस क्रिया को क्या कहते हैं आपको याद रखना, परासरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन साथियों हमें क्या करना है, इस परासरण की क्रिया को क्या साथियों रोकना है, इस परासरण की क्रिया रोकना है, परासरण की क्रिया रोकना है, ठीक है। तो रोकने करने के साथ हम क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या दाब लगाएंगे, जो हम दाब लगाएंगे वही का लगेगा साथियों परासरण दाब, परासरण दाब का लगेगा, ठीक है साथियों। परासरण दाब समझ गए क्या लगेगा, तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाएंगे परासरण दाब का लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम किधर दाब लगाएंगे, क्या इस पर हम दाब लगाएंगे, क्या इस पर हम दाब लगाएंगे, ठीक है। आपका डाउट बनेगा तो देखिए यदि हम इस पर दाब लगाएंगे, यदि हम इस पर दाब लगाते हैं तो ये क्या तेजी से इधर जा रहे हैं, तेजी से इधर क्या जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन हम किधर लगाएंगे, इधर ना दाब लगा के इधर दाब लगाएंगे, क्योंकि इधर दाब लगाएंगे तो ये क्या साथियों इधर से नहीं आएगा, ये क्या इधर नहीं आ पाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा और मजबूत अर्धपरागम्य झिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और इसी क्रिया द्वारा हम क्या परासरण क्रिया रोक सकते हैं, और जो रोक दिए तो हम क्या करेंगे परासरण जो दाब लगाएंगे वो परासरण दाब हो गया, ठीक है, समझ गए। लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी आसान भाषा में आपके लिए लिखा है साथियों कि परासरण की क्रिया रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो दाब लगा रहे हैं साथियों वो क्या बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है साथियों, बाहर से दाब लगा उसे परासरण दाब कहा जाता है, ठीक है। परासरण दाब का जो साथियों सूत्र होता है पाई बराबर CRT होता है, ठीक है साथियों, पाई बराबर CRT होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, पाई बराबर CRT सूत्र होता है। अब देखिए वाट हाफ गुणांक क्या होता है, ठीक है साथियों, वाट हाफ गुणांक क्या होता है, तो देखिए सामान्य मोलर द्रव्यमान एवं प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान के अनुपात को वाट हाफ गुणांक कहा जाता है। तो देखिए सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो जो हमें दिख रहा है वो सामान्य मोलर द्रव्यमान है, और जो साथियों प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया वह क्या है साथियों, वह क्या है हमारा अप्रायोगिक मोलर द्रव्यमान है, ठीक है साथियों, समझ गए। तो क्या है तो साथियों कि इसी को जो अनुपात कर देंगे, इसी को अनुपात कर देंगे, मतलब ऊपर लिख देंगे साथियों सामान्य मोलर द्रव्यमान, ऊपर लिख देंगे सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब जो दिख रहा है मोलर द्रव्यमान। अब देखिए मतलब जो किसी का जो रियल द्रव्यमान होता है वह, ठीक है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर प्राप्त जो द्रव्यमान है, प्रायोगिक तौर पर जो प्राप्त द्रव्यमान है उसके अनुपात को साथियों क्या कहते हैं वाट हाफ गुणांक, जिससे आई द्वारा लिखते हैं, जिससे किसके द्वारा लिखते हैं साथियों आई द्वारा लिखते होंगे, आपको याद होगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर नोट में हमने लिखा है साथियों विलियन में वियोजित होने वाले विलय के आणविक द्रव्यमान, ठीक है, मैंने विलियन में साथियों क्या विलय के अणु क्या टूट रहे हैं तो उनका जो आणविक द्रव्यमान का मान उनके वास्तविक आणविक द्रव्यमान से कम, ठीक है, मान के चलिए साथियों क्या ये साथियों क्या है विलय के अणु,
ये अणु साथियों क्या टूट गए, ठीक है। टूटने के बाद इनके जैसा साथियों क्या हो जाए, पहले जो द्रव्यमान था, पहले द्रव्यमान, ठीक है, पहले द्रव्यमान, अब जो टूटने के बाद जो द्रव्यमान होगा क्या हो जाए, द्रव्यमान साथियों कम हो जाए। टूटने के बाद द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही ना लिखा, वास्तविक द्रव्यमान के आणविक द्रव्यमान से क्या हो जाए साथियों, कम हो जाए, मतलब टूटने के बाद कम हो जाएगा, तथा संगुणित होने वाले विलय के आणविक द्रव्यमान का मान अधिक हो जाए, ठीक है। अब यही जो टूटा हुआ है इसको आप जोड़ेंगे साथियों, इसको जोड़ने पर संगुणित मतलब क्या, जोड़ने पर इसका द्रव्यमान क्या हो जाए साथियों, बढ़ जाए, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपको नोट में याद रखना, ठीक है साथियों, यह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। आगे हम क्या देखते हैं, आगे साथियों लिखा गया है, आगे क्या लिखा गया है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्राप्त, अधिक द्रव्यमान क्या अधिक हो जाएगा, मतलब वही अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। नोट में साथियों अवाष्पशील विलय न तो संगुणित होता है और ना ही वियोजित होता है, ठीक है। अवाष्पशील विलय हमने आपको बताया साथियों, वो क्या वियोजित नहीं होता है और ना ही क्या होता है, संगुणित होता है। संगुणित मतलब क्या, जुड़ता है, वियोजित मतलब नहीं टूटता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नोट में साथियों संगुणन की क्रिया स्थिति आई का मान 1 से अधिक हो, मतलब देखिए संगुणन का मान तब होगा, मतलब जो अणु कब जुड़ेंगे, तो जब साथियों अणु कब जुड़ेंगे, जब आई का मान 1 से अधिक हो, मतलब 8 गुणांक का मान साथियों 1 से अधिक हो, तब हमारा क्या होगा, संगुणन होगा, ठीक है। अब वियोजन की स्थिति आई का मान 1 से अधिक हो, आई का मान साथियों, आई का मान क्या है, 1 से कम हो, ठीक है। संगुणन कब होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर गलत लिख दिया ना, देखिए संगुणन की स्थिति आई का मान 1 से क्या कम होता नहीं, आई छोटा होगा 1 से, इस तरह होगा क्या साथियों संगुणन। वियोजन की स्थिति आई के मान से क्या अधिक हो, यानी आई जो होगा साथियों बड़ा होगा 1 से, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है ना, इस तरह होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साथियों हमने लिखा है, यहाँ पर आई 8 गुणा का सूत्र यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण तथा परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, गुण। अब देखिए लिखा गया साथियों संगुणन वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या तथा संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, मतलब पहले जो कणों की संख्या है और बाद में जो कणों की संख्या है उनके जो अनुपात को ही साथियों क्या कहते हैं, वो 8 गुणांक कहा जाता है, ठीक है साथियों। इस तरह हमने पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। थोड़ा सा आपको बोली में लटपटाए हूँ वहाँ पर साथियों, सॉरी उस समय के लिए, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।